अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरत रैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से हम हेल्थ टॉक के अंदर बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, जो कि आपको मुख्तलिफ इशूज़ जो है फेस कर रहे होते हैं आप लोग, और इस तरीके से हम तमाम इशूज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं प्रोग्राम के ज़रिए। और प्रोग्राम के अंदर बताने का मकसद ये होता है जितने भी इशूज़ हम लेकर आते हैं वो नए नए टॉपिक्स को लेकर आते हैं। और नया टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि जितने भी मसाइल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं वो आपको अवेयर करने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग जो है बआसानी इन तमाम मसाइल का हल ढूंढ सके और किस तरीके से इस मसाइल को टैकल करना है वो तमाम चीज़ें आप लोग जो है वो बआसानी फेस कर सकें। आज जो हमारा मौजू है वो कॉमनली मौजू है, यानी ये अमूमन मैं हर इंसान के अंदर देख रही होती हूँ, हर अमूमन बच्चे के अंदर देख रही होती हूँ, ये पाया जाता है। और ये मौजू ऐसा है, ये मसाइल ऐसे हैं कि जिससे पर हम बात करें तो ये बड़ा कॉमन लिया जाता है, क्योंकि तीत का इशू आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है। क्योंकि हम बच्चों के भी तीत में अगर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कैविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, ओरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दीगर जो दूध के दांत होते हैं वो बड़े प्रॉब्लम कर रहे होते हैं बच्चों को। तो तमाम चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जितने बड़े लोग हैं उनके अंदर जो है रूट कनाल का इशू और ये तमाम चीज़ें बड़ी जो है ना प्रॉब्लम करती हैं, और इस सूरत हाल के ऊपर हम किसके पास रुजू करते हैं? हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन के अंदर हमने आज जो प्रोग्राम के अंदर मदू किया है वो हमारे पास एक डॉक्टर हैं जो कि डेंटल सर्जन है, डॉक्टर फौजिया हमीद है। हम वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर आपको डॉक्टर फौजिया हमीद कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि डेंटल इश्यूज़ होते क्यों हैं लोगों को? क्योंकि अमूमन मैं देख रही होती हूँ कि बड़ा कॉमनली आजकल पाया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, जिसको देखो वो दांत का इशू लेकर बैठा होता है, क्या दाढ़ में दर्द हो रहा है या तो ओरल कैविटी हो रही है, क्यों होती है तमाम चीज़ें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हेल्थ इश्यूज़ पे मुझे इनवाइट किया, और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ओरल हाइजीन की हम जब बात करते हैं और जब प्रॉब्लम्स देखते हैं कि आजकल ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले आपका फूड आता है। जिस तरह की आजकल आपकी ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह की आप स्टिकी फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और उसके बाद आप प्रॉपरली अपने दांतों को अगर ब्रश नहीं करेंगे तो इश्यूज़ आपके आएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका मुंह सेहतमंद नहीं है, आपके दांत सेहतमंद नहीं हैं, तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद नहीं हो सकती। जो चीज़ आपका ये फर्स्ट गेट वे है टुवर्ड्स योर हेल्थ, अगर इसको आप इम्प्रूव रखेंगे, इसको मेंटेन रखेंगे, तो आपकी बॉडी भी मेंटेन्ड रहेगी। आपने केरीज की बात, कैविटी की बात की। ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है आजकल। केरीज लेशन, अच्छा, केरीज को उर्दू में हम कहेंगे दांत का कीड़ा। और अक्सर पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब कीड़ा निकाल के दिखाते हैं। तो कीड़ा ऐसा कीड़ा नहीं होता, कोई फिजिकल कीड़ा नहीं होता कि जिसकी टांगे होंगी। क्या ये एक सच दीमक, ये इट्स नॉट अ दीमक, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका दांत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगी ताकि सबको समझ आ जाए। अच्छा, दांत कीड़ा लगने की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह आपके दांतों को ना साफ करना। साफ करने का तरीका है जिसमें हम ये समझते हैं कि हम गए बाथरूम में, पेस्ट लगाया, खुशबू आई और बस समझा कि हम बरियों जमा हो गए और काम हो गया, ब्रश हो गया। ऐसा नहीं है। आपको 2.5 मिनट के लिए ब्रश करना है। आपके दांतों की जो 3 सतहें जो आपकी ओरल कैविटी में नज़र आती हैं, आपके मुंह में नज़र आती हैं, वो बक्कल साइड है, लिंगुअल साइड है, ऑक्लूजल साइड है। तीनों सतहों को आपने साफ़ करना है और प्रॉपर एक तरीका कार है। आपने सर्कुलर मूवमेंट में एक मोलर से लेके दूसरे मोलर तक पहले आपने ब्रश करना है, फिर अंदर की साइड को आपने ब्रश करना है, सामने की साइड जो अंदर की साइड दांत हैं उनको साफ़ करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारे तकरीबन 90% लोगों को नहीं पता, आपने अपनी ज़बान को भी ब्रश करना है। अच्छा, तो हमारे यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं कि दांत ज़बान को ब्रश करना है कि, और उसके बाद उसको मुंह में रहने दे पेस्ट को ताकि उसका असर हो। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके मोलर्स के अंदर पिट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उभरी हुई जगह होती है, उनको उन पिट्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। कि जब वहाँ सफाई नहीं होती, वहाँ स्लोली डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है और ये प्रोसेस केरीज का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे मुंह में स्मेल आ रही है, हम ब्रश भी कर रहे हैं तो स्मेल आ रही है। ये बड़ा कॉमन मसला पाया जा रहा है, जो मैं अमूमन देख रही हूँ कि बड़े लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हम लोग 2 टाइम भी ब्रश कर रहे हैं और दिन में फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आ रही है। तो ये क्या प्रोसीजर होता है?
अच्छा, मुंह की स्मेल या मुंह की बदबू, इसको हमारी ज़ुबान में हेलिटोसिस कहते हैं और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बेसिक वजह यह है कि आपने अपने दांतों को सही तरह ब्रश नहीं किया, दांतों को साफ़ नहीं किया। हमारे पास पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सुबह दोपहर 3 दफ़ा ब्रश करते हैं लेकिन मुंह से बदबू आती है। तरीक़ाकार आपको नहीं पता ब्रश करने का तरीक़ाकार क्या है। और हम जब कहते हैं कि और हाउ टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन, उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका ब्रश करना, प्रॉपर तरीके से ब्रश करना। नंबर 2 आपका माउथ वॉश है जो कि हम नहीं यूज़ करते। नंबर 3 पे आपका डेंटल फ्लॉस आता है जो कि हम नहीं यूज़ करते। और थर्ड और लास्ट, शुगर फ्री च्युइंगम आप खाएंगे। हमारी माएँ बचपन में हमें कहती थी च्युइंगम नहीं खाएं, लेकिन च्युइंगम हम रिकमेंड करते हैं। च्युइंगम जब आप खाते हैं तो आपके दांतों की दरमियान की सतहें साफ होती हैं, सेल्फ क्लींजिंग एक्शन होता है, आपके मुंह में थूक बनता है, स्लाइवा जिसको कहते हैं। और थूक का जहाँ बहुत से और फंक्शन है उसमें मेन फंक्शन ये है कि वो आपके मुंह की ओरल हाइजीन को मेंटेन रखती है। अच्छा, अब आता है डेंटल फ्लॉस क्या चीज़ है। डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है जिससे दांत साफ किए जाते हैं। हम ब्रश से दांत साफ करते हैं तो दांतों की बाहर की सतह को हम साफ करते हैं, लेकिन इंटरप्रॉक्सिमल एरिया जो दांत का जो सेंटर के दरमियान की जगह है वो हम साफ नहीं कर सकते। बहुत सी हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि बहुत स्टिकी होती हैं और वो उधर जाके फंस जाती हैं, फंसी हुई होती हैं। हम ऐसा गोश्त खाते हैं जिसके फाइबर्स वहाँ फंसे हुए होते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वो डेंटल फ्लॉस से होगा। और हम जो रिकमेंड करते हैं डेंटल फ्लॉस खाने के बाद आप करें, नहीं तो आप रात को सोने से पहले डेंटल फ्लॉस कर लें कि दांतों के दरमियान की सतहें साफ़ हो जाएं। माउथ वॉश आपने लाजमी यूज़ करना है। टूथब्रश का ये मतलब नहीं कि आज हमने ले लिया और ज़िंदगी मरने के बाद ही हम वो टूथब्रश को चेंज करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स आपने चेंज करना है। और अगर आपने देखा कि 3 मंथ से पहले उसके जो ब्रिसल्स हैं, जो उसके ब्रश है आगे सामने का, उसके खराब होना शुरू हो गए, आप उसको चेंज करें। आप ऐसा टूथब्रश लें जो कि आपके दांतों के लिए मौजू है और ये सेलेक्ट करेगा आपका डेंटिस्ट। आपने ऐसे जाके मार्केट में कोई भी टूथब्रश डेंटिस्ट आप लोग कौन सा टूथब्रश रिकमेंड करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपकी ओरल हाइजीन पे, आपके ओरल कंडीशन पे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्रेसेस के साथ होते हैं, तो ब्रेसेस को वालों को हम वो टूथब्रश नहीं रिकमेंड करेंगे कि जो नॉर्मल इंसान को हम कर रहे हैं। उनके ब्रशेस अलग होंगे, उनको हम बताते हैं कि आपने ये ब्रश करना है। कुछ लोग होते हैं जिनके दांत टेढ़े होते हैं, उनको टूथब्रश डिफरेंट होंगे, जिनके अंदर जिगजैग ब्रश हो ताकि वो पिछे जो दांत है उनको भी साफ सही तरह से कर सकें। कुछ लोग हैं जिनको हम सॉफ्ट ब्रश रिकमेंड करते हैं। दांतों की नोयत के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ब्रश रिकमेंड किया जाए। सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड ब्रश है। फिर मैनुअल ब्रशेस होते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इसके अलावा पावर बैटरी ऑपरेटेड ब्रशेस भी होते हैं। कुछ लोग बैटरी ऑपरेटेड, बाहर ममालिक में लोग बैटरी ऑपरेटेड ही यूज़ करते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी आ गया है और लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब जिस तरीके से हम ओरल कैविटी की बात कर रहे थे और दीगर आपने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, अब ज़रा सा जो छोटे जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमूमन मैंने छोटे बच्चों को देखा है जो कि दूध के दांत उनके निकल रहे होते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें, क्योंकि वो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और उनको जो है वो पता नहीं होता कैसे हैंडल करना है, फिर वालिदैन को पता नहीं होता कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करना है। तो उन तमाम सूरत हाल के अंदर क्या मैनेज होता है? अच्छा, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो माएँ जो एक होम्योपैथिक टैबलेट यूज़ करती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, माँओं को पता है और उनकी मदर्स को भी पता है, वो अक्सर वो टैबलेट दे देते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो टीदिंग का, लेकिन खुदारा उसको ना यूज़ कीजिए। अच्छा, ये आपने होम्योपैथिक की बात की, लेकिन अमूमन मैंने केसेस सुने हैं एलोपैथिक भी टैबलेट दी जाती है, क्योंकि बच्चा जब चिड़चिड़ा हो रहा होता है या बच्चा रोने की बहुत ज़्यादा रो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है, तो अमूमन जो है माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर देख रहा होता है, मतलब डेंटिस्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, वो नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर वो उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, वो मेडिसिन बच्चों को दी जाती है, ड्रॉप्स की सूरत में भी दी जाती है। जी, ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 6 मंथ्स का बेबी होगा उसका पहला टूथ आना शुरू हो जाता है। उससे पहले जब हमने ओरल हाइजीन को अच्छा डॉक्टर, मैं आपका ये बिल्कुल आंसर लूँगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात करेंगे?
मैम मैं फलक बात कर रही हूँ कराची से। जी फलक। मैडम ये कॉल इसलिए की थी कि मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी है 3 साल की, जी। है वो, उसको ब्रशिंग करना नहीं पसंद है, जिसकी वजह से उसके फ्रंट के जो 2 दांत है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो रहे, जिगजैग टाइप के हो गए हैं उसके वो दांत। ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन भी होती है कि बच्चों को हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि पेरेंट्स आके शिकायत करें कि बच्चों को ब्रशिंग करना पसंद नहीं, लेकिन ब्रशिंग तो ज़रूरत है और वो करवानी भी है। देखिए फलक, मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसकी मदर हैं, वो आपकी मदर नहीं है। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने शुरू से अगर ये काम उसको करवाया होता तो अब इस एज में आके उसकी आदत को चेंज करना बड़ा आसान था। हमारे यहाँ ये है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तब पेरेंट्स जो हैं उनकी ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं। जब दांत नहीं आते और जब उनकी सिंपल गम्स होते हैं उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर गम्स के ऊपर ब्रश मारा जाएगा तो गम्स डैमेज नहीं होंगे? गम्स पे ब्रश नहीं होता, उस पर सिंपल आपने वाइप्स मिलती हैं, आपने वाइप से उसको साफ़ करना होता है। क्योंकि जब आप और दूसरा एक और जी मदर्स को एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर टॉप फीड पे बच्चा है और वो फीडर लेता है तो उसको उसमें चीनी प्लीज़ मिक्स ना कीजिए। अक्सर ये होता है कि स्वीटनर्स मिक्स कर देते हैं, उस स्वीटनर से ये होता है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। और जब आपके डिसिडुअस चीज़ तो या जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं उनमें अगर कीड़ा लग जाता है तो आपके परमानेंट टीथ भी डैमेज होते हैं। डिसिडुअस टीथ स्पेस मेंटेनर होते हैं जो कि परमानेंट टीथ को प्रॉपर जगह पे लाने के लिए काम भी देते हैं। बहुत से फंक्शंस में इनका एक फंक्शन ये भी है। तो हमारे यहाँ ये कि वो बच्चों के अगर दांत निकाल दिए जाते हैं तो दूसरे दांत टेढ़े आते हैं। अच्छा, ये जो इनका क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है कि उनको ब्रश कराने के सिखाना चाहिए और ये उनकी आदत डालें। उनको किसी डेंटिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो उसकी काउंसलिंग करें। बहुत से बच्चे होते हैं जो कि ब्रश नहीं करते, दे आर नॉट रेडी टू ब्रश, तो उसमें हम डेंटिस्ट जो है हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और बच्चे बिल्कुल वो ब्रशिंग पे आ जाते हैं क्योंकि उनको हम इंसेंटिव्स देते हैं बहुत ज़्यादा। तो काइंडली किसी डेंटिस्ट, जो भी करीबी डेंटिस्ट है उसके पास जाएँ। हम बात क्या कर रहे थे? वो मैं तमाम चीज़ें आपसे पूछूंगी। और जिस तरीके से अभी डॉक्टर ने बताया कि अगर बच्चा आपका जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है ब्रशिंग करने में तो उसको प्लीज़ डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे के दांत जो है वो उसी तरीके से प्रोटेक्ट होंगे। और जिस तरीके से हम दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी बात करें कि जो दूध के दांत होते हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दीगर इश्यूज़ के हवाले से और टीथ की प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से टीथ की प्रॉब्लम आजकल बड़ी इन हुई है और लोग जो है बड़ी परेशानी से दो चार हुए हैं, क्योंकि किस तरीके से उनको टैकल किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें और लोगों को अवेयर करने का मकसद ये है कि किस तरीके से हम तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फौजिया मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया से वही वाला सवाल करूँगी कि जिस तरीके से हम दूध के दांत की बात कर रहे थे, आपने बताया कि बच्चों को मेडिसिन दे दी जाती है और जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, ड्रॉपर्स की सूरत में भी बच्चों को जो है वो मेडिसिन दे दी जाती है ताकि बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा ना हो, ज़्यादा जो है ज़िद ना करे। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर बच्चों को कितना नुकसान होता है इस मेडिसिन से? देखिए गुरुतुल्य, जब आप हमें पहले तो ये देखना है कि 6 मंथ में क्या बच्चा जो है टीदिंग पे आ गया है कि नहीं। 6 मंथ में पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक विजिट डेंटिस्ट को लाजमी कराएं। और टीदिंग आने पे बहुत से बच्चों के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनकी राल गिरना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाती है, वो अपने गम्स को बार बार जो है वो रब करते हैं, उनको इरिटेशन होती है, वो इरिटेबल हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, वो जो भी चीज़ उनको ज़मीन से नज़र आती है वो उसको उठा के मुँह में डालते हैं। इसमें यह है कि आपको सूदर्स देने बहुत ज़रूरी हैं। सूदर्स जो हैं, मदर्स को पता है कि सूदर्स क्या क्या है, ठंडा उसको फ्रिज में रखे करें। अगर सूदर नहीं आप यूज़ करना चाहते तो आप नारियल की फांक बड़ी सी काट के वो बच्चे को दे दें, वो भी बच्चा उससे जो है गम्स को उसको चबाएगा और ये उसकी एक्सरसाइज होगी और वो खुद ब खुद दांत आएंगे। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और ये हेल्दी प्रोसेस है, ऐसा हेल्दी प्रोसेस। बल्कि मैं सूदर से ज़्यादा नारियल को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि सूदर अक्सर गंदा हो जाता है। अक्सर माएँ ये करती हैं कि नीचे गिरा हुआ है वहीं से उठाया और उसको दे दिया या पानी में हल्का सा डिप करके दे दिया, तो उससे साफ़ नहीं होते और वो बच्चे के जैसे हम कहते हैं कि टीदिंग पे जब बच्चा आया तो उसके पेट ख़राब हो जाता
जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो है आपके पेट गंदी loose चीज़ें जो motions हैं लगते हैं वो बच्चों मोशन को, वो स्टार्ट इसी हो वजह जाते से हैं, लगते हैं। बच्चों को टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, अगर बच्चे को टेम्परेचर हो गया है तो उसमें आप उसको एंटीबायोटिक दें, कोई सा भी सिरप दे दें, कैल्पोल वगैरह लोग दे देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक जो टैबलेट हम देते हैं उसमें ये होता है कि बच्चे के दांत जो टेम्पररी दांत है वो गिरते नहीं हैं। 6 साल में पहला दांत गिर जाना चाहिए, वो दांत गिरता नहीं है। अब वो दांत नहीं गिर रहा तो वो परमानेंट दांत ने तो आना है, उसका टाइम है, तो वो क्या होगा, वो मैल अलाइंड आएगा, वो टेढ़ा आएगा या सामने से निकल रहा है या साइड या से गिर डबल रहा है। टीथ आ जाएगा। डबल टीथ ये होता है कि पहला दांत मौजूद है और दूसरा उसके दांत ऊपर आ दूसरा आ गया, गया। तो वो डबलिंग हो गई। अब वो ये है कि वहाँ सफाई भी नहीं हो पा रही होती, वहाँ कीड़ा भी लग जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभी बच्चे के दांत आ रहे हैं, अभी सारे आ जाएं फिर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो जब तक वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो बहुत लेट हो चुके होते हैं। पहला दांत गिरा नहीं और दूसरा दांत आ रहा है, आप फौरन डेंटिस्ट को बताएं ताकि डेंटिस्ट आपको हेल्प आउट करे कि क्या करना है। और अगर दांत टेढ़े हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के दांत टेढ़े आ रहे हैं तो काइंडली आप वेट ना करें, आप फौरन डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि अगर उसको कोई ब्रेसेस की ज़रूरत है तो वो फौरन उसको जो है लगा दिए जाएं ताकि कम वक्त में बच्चा ठीक हो जाए। हमारे यहाँ जब तक पूरा प्रॉब्लम नहीं आ जाता, जब तक केस ख़राब नहीं हो जाता, तब वो पेशेंट को लेके आते हैं। उसमें मल्टीपल इश्यूज आए हुए होते हैं, उसके दांत ख़राब हुए हुए होते हैं, गंदे हुए हुए होते हैं, उसके गम स्वेलिंग हुई भी होती है। तो फिर उसके बाद वही बात है कि जैसे कि डेंटिस्ट का कहा जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव डेंटिस्ट है, फिर वो उसकी केस चार्जेस भी इसी तरह से बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि डॉक्टर फरहान ईसा साहब की मैं बल्कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक चेन डेंटिस्ट्री की स्टार्ट की है डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज से, बल्कि उस चेन की मैं भी एक मेंबर हूँ। और इकोनॉमिकल डेंटिस्ट्री जो है इन्होंने स्टार्ट की है और डिफरेंट कराची के जगहों पे इनकी ब्रांचेस हैं। इस वक्त इनकी 6 ब्रांचेस हैं और मैं गुलिस्तान जौहर की ब्रांच को हेड कर रही हूँ। और हम लोग तमाम चीज़ें उसमें बच्चों के दांतों से लेकर के एडल्ट के दांत, उसमें स्केलिंग हो गई, उसमें कैपिंग हो गया, ब्रिजेस हो गए, उसमें टीथ वाइटनिंग हो गई, जो जस्ट नेम द ट्रीटमेंट वो हम लोग वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करें, लेकिन इकोनॉमिकल रेट्स पे। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़े रीजनेबल रेट्स के ऊपर जो है वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से आपने ब्रेसेस के हवाले से बात की, अब अमूमन मैं देख रही होती हूँ कि लोगों के दांत का स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो जाता है तो डेंटिस्ट जो है वो उन्हें रिकमेंड करता है कि आप ब्रेसेस की तरफ चले जाएँ। तो ब्रेसेस का राइट टाइम क्या होता है, किस राइट टाइम के ऊपर ब्रेसेस लगाने चाहिए और उसको मेनटेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ब्रेसेस जो है उसका राइट टाइम वही है जब आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं। आपको जब भी लगा कि आपके बच्चे के दांत टेढ़े होने शुरू हुए हैं, आप फ़ौरन से पहले, इससे पहले कि आपका केनाइन जो है वो एरप्ट हो, जो कि 13 ईयर में हो जाएगा, तो हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम 13 साल तक वेट करते रहे, उनको किसी डेंटिस्ट ने कह दिया, तो वो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप फ़ौरन आए, डेंटिस्ट देखेगा कि इसको कौन सी टाइप के ब्रेसेस ज़रूरत हैं, वो वाली टाइप। अच्छा, ब्रेसेस के अंदर टाइप्स भी होती हैं? हैं? जी बिल्कुल। कौन-कौन सी इसमें टाइप्स होती देखिए, हैं? जो अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करें तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और परमानेंट ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल ब्रेसेस वो होते हैं जो कि एक वायर लग जाती है और आपको एक अप्लायंस दे दिया जाता है, और वो कुछ कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, हर कंडीशन में नहीं यूज़ होता, और वो डेंटिस्ट पेशेंट को दे देता है और पेशेंट ने उसको अप्लाई करना होता है। एक परमानेंट ब्रेसेस हैं जिसमें मेटल की छोटे छोटे ब्रैकेट्स आपके दांतों पे लगा दिए जाते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ मीडिया से रिलेटेड लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते कि उनकी नज़र आए, तो हम उनको वो ट्रांसपेरेंट ब्रैकेट्स लगाते हैं। कुछ ब्रेसेस ऐसे हैं जो कि आपके दांत के पीछे की साइड पे लगाते हैं, जिनको लिंगुअल ब्रेसेस हम कहते हैं, वो भी नज़र नहीं आते बट आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और अभी नया जो एक है वो क्लियर पाथ है, आपको एक ट्रे बना के दे दी जाती है, ट्रांसपेरेंट ट्रे, वो आपने लगानी है और उसमें आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अच्छा, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें पेशेंट की बड़ी हमें सब्र चाहिए, प्लस
उसका कोऑपरेशन चाहिए. अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता तो आपका फेलियर की तरफ जो है क्योंकि result मैंने आता है. अमूमन देखा है कि ब्रेसेस जो लोग लगवा रहे होते हैं उनकी शिकायत ऐसी होती हैं कि हमें पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ होती है खाने पीने के उस पर भी, और बहुत सारी चीज़ें, और बार बार जब टाइट होता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रशिंग करने में प्रॉब्लम होती है. तो ये सारे सिम्टम्स कैसे क्रिएट होते हैं? देखिए, हम जब ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं उसमें टेढ़े दांतों को सीधा करना है. तो सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, टेढ़े दांत हैं. लेट्स सपोज एक दांत यहाँ है और उसको हमने यहाँ लेके आना है, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने का एक प्रोसीजर होगा. उसको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, अदरवाइज वो अपनी ही जगह पे रहेगा. इसके लिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स ये इसमें पेन होता है, और प्रेशर बहुत मिनिमम जो है उस पर हम अप्लाई करते हैं ताकि दांत का स्ट्रक्चर उस पर प्रॉब्लम ना आए. बहुत ज़्यादा उसमें जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स हैं, बेसिकली जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स वो ऐसी चीज़ें जिससे दांत जो है आपके सॉकेट में है उसको क्रश करके आपने इधर लेके आना है. तो उसमें बिल्कुल, और खाने में शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा. आप ये सोचिए कि आप अपने दो दांतों के दरमियान एक थ्रेड जो है वो अगर आप लगाते हैं तो आपको कितनी उलझन शुरू हो जाती है. बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा तो ही आपने है, मेटालिक चीजें लगाई हुई हैं. बिल्कुल. तो ये थोड़ा सा पेशेंस की 2.5 जरूरत है. year एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मंसूर बात कर रहे हैं. जी मंसूर, कहिएगा क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी ये डॉक्टर साहब से पता करना था, मेरी बेगम के दाढ़ में बड़ा दर्द रहता है और उसके दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है. इसके लिए क्या करना चाहिए? दाढ़ निकलवा लेना चाहिए या कोई ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? जी डॉक्टर. दाढ़ कौन सी वाली है इनकी? दाढ़ कौन सी है? अगर आई थिंक कॉल चलिए, ड्रॉप हो मैं गई है. बता अगर देती हम हूँ. कॉमनली भी बात करें कि अगर किसी दाढ़ में कीड़ा लग भी जाए तो उसको निकलवा देना चाहिए या उसकी फर्दर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? देखिए, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि दांत को निकाला जाए. यहाँ यही बात है कि हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. हम डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं जब तक पेशेंट के दांत में दर्द नहीं स्टार्ट हो जाता. अगर ये पहले आते तो शायद इनके केरीज लीजन होता, उसको साफ करके फिलिंग कर दी जाती और मसला हल हो जाता. अब जब कीड़ा जो है, दांत का कीड़ा जब बहुत ज़्यादा दांत को खाता जाता है, पहली एनामल को ख़त्म करता है, दूसरी जो उसकी लेयर है डेंटिन, उसको जब टच करके फिर पल्प तक जब जाता है, जब पल्प को टच करता है तो आपके दांत में दर्द शुरू हो जाता है. अब इसका जब फिर उसको देखना पड़ेगा कि कितना स्ट्रक्चर आपका डैमेज हुआ है. इसमें हम रिकमेंड करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT जिसको कहते हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं. और रूट कैनाल करने के बाद आपको कैप कराना बहुत ज़रूरी है, जिसको क्राउन कहते हैं या कैप कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन होती है बेसिकली टीथ की. बेसिकली वो दांत जब हम रूट कैनाल करते हैं तो दांत को हम डेड कर देते हैं. उसकी जो लिविंग जो लाइफ nerve होती थी है उसको तो खत्म कर. अब वो जो डेड टूथ है वो किसी वक्त भी टूट सकता है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक क्राउन, हम कैप लगा देते हैं ताकि वो दांत जो है सेफ हो जाए. और जो ये कॉलर ने जो बात की है उसमें मैं ये समझती हूँ कि इनकी बेगम को वो कह रहे हैं कि ऑफ एंड ऑन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इनकी कैविटी अच्छी खासी बढ़ गई है, जो कीड़ा बढ़ा हुआ है. डेंटिस्ट को दिखाएं, होपफुली इनका रूट कैनाल होकर दांत सेफ हो जाएगा. और अगर ये नहीं कराएंगे तो फिर दांत निकलने की तरफ जाएगा. ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है. जी कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो जी, कौन है, कहाँ से बात कर रही है? मैं बिनिश बात कर रही हूँ कराची से. जी बिनिश. मुझे अपने बेटे के लिए बात करनी थी. 4 इयर्स उनकी एज है और उनके दांत फ्रंट से येलो होते जा रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि जैसे थोड़े खुरदरे कह लें आपके टीथ होते जा रहे हैं. ठीक है, ब्रशिंग टाइम पे हो रही है? ब्रशिंग टाइम पर करते हैं, ट्वाइस अ डे करते हैं और शुरू से ब्रशिंग भी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं. और उनके दांत में गैप है सारे, क्योंकि उन्होंने चुसनी जो कहते हैं ना, सूटी वो ली थी, तो वो दांतों में गैप है. तो अब उनके अगर मिल्क टीथ टूट कर आएंगे तो क्या वो सही आएंगे या ये गैप हमें खत्म करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे, तो हमें वो उनका, और क्या अगर करवाएंगे तो क्या सही टाइम होगा? ठीक है बेनिश, आपको बता देते हैं. जी डॉक्टर. देखिए, कह रहे हैं कि वो चूसनी यूज़ कर रहे थे जिसको सूदर हम कहते हैं या पैसिफायर कहते हैं.
इससे अक्सर ये होता है कि बच्चों के दांतों में गैप आ जाता है। तो फिर तो ये यूज़ नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, commonly। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। मुझे नहीं समझ आता कि मेरे आई हैव 3 किड्स और माशाल्लाह मैंने किसी को भी नहीं पेसिफायर दिया, मुझे पता ही नहीं था कि किस एज पे इनको देना है, क्योंकि आपको हैंडल करना चाहिए। और आप ये देखिए बच्चा अगर रो रहा है तो उसके इशू को एड्रेस करें। इनका जो है टीथ येलोइश हो रहे हैं, येलोइश हालांकि ब्रशिंग भी टाइमिंग पर है उसके बावजूद येलोइश हो रहे हैं। अच्छा, एंड बहुत एक बड़े मज़े की बात है कि हम लोग ये समझते हैं कि दांत सिर्फ वाइट ही होते हैं। दांतों के डिफरेंट कलर्स और शेड्स भी होते हैं और कुछ के येलो शेड भी होते हैं, कुछ के जो दूध के दांत हैं बहुत वाइट होते हैं, लेकिन जब दूसरे परमानेंट दांत आते हैं तो स्लाइटली क्रीमी या येलोइश आते हैं। लेकिन ये चूँकि कह रही है वो भुरभुरे से भी हुए हैं, तो इट मीन्स कि बच्चे की जो ब्रशिंग टेक्निक है वो ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर कैल्कुलस आना शुरू हो गया और प्लाक जो है वो प्लाक आना शुरू हो गया और कैल्कुलस जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इनको एक दफ़ा डेंटिस्ट को दिखा दें ताकि उसको साफ़ कर लें। प्लस ये कि हो सकता है कि जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो जो उनके दांतों के लिए मौजू है वो नहीं यूज़ कर रहे, तो मुझे यही लग रहा है इनको जाना चाहिए। अच्छा, इनका एक और सवाल ये था कि जो गैपिंग आ रही है, गैप हो रहे हैं टीथ के अंदर, वो अभी 4 इयर्स का है, तो वो कह रही थी ये दूध के दांत हैं, ये अगर गिरेंगे तो नेक्स्ट जो दांत आएंगे क्या उसमें भी गैप हो सकता है, तो ब्रेसेस की तरफ मैं जा सकती हूँ? देखिए, अगर तो मिल्क टीथ में स्पेसेस हैं तो ये आप समझिए आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके जो परमानेंट टीथ आएंगे वो बड़े आते हैं, उनका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द डिसिडुअस टीथ, तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक आएंगे। लेकिन अगर परमानेंट टीथ में स्पेस आ रहा है तो फिर हम ब्रेसेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, बिनिश को जो है वो जवाब मिल गया होगा, और बहुत से ऐसी बातें हैं अभी जो कि बहुत ही डेंटल इश्यूज़ के ऊपर क्रिएट हो रही होती हैं, वो भी हम बातें जो है वो प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हाल चाल। जी नाज़रीन, हेल्थ टॉक में खुश आमदीद। और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीथ के इश्यूज़ के हवाले से कि किस तरह से टीथ के इश्यूज़ जो है वो सोसाइटी के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं, और अगर हम बच्चों की बात करें तो बड़े नाजुक उनके दांत होते हैं, और इन सूरत हाल के अंदर बच्चों के दांत बड़े ख़राब हो रहे हैं। और इस तमाम सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें कि हम दूध के दांत को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओरल कैविटी को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आप लोग रूट कैनाल कराने जाते हैं उन तमाम चीज़ों को हम कैसे टेक ओवर कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करें। डॉक्टर साहबा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि ब्लीडिंग होती है गम्स के अंदर से, और वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि अमूमन मैं देख रही होती हूँ कि लोग ब्रश कर रहे होते हैं, और ब्रश करने के साथ साथ जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो उनकी बड़ी ब्लीडिंग होती है गम्स के अंदर से, तो ये क्या इशू होता है? ये ऐसा क्या इनकी रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए? मसूड़ों से खून आना एक बहुत कॉमन इशू है जिसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये होता है। मेन कुछ ऐसा है कि कुछ लोग विटामिन सी यूज़ नहीं कर रहे होते और उनकी बॉडी में विटामिन सी कम होता है, जिसकी वजह से गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओरल हाइजीन को मेंटेन ना करना, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। स्ट्रेस में भी आपके गम्स जो हैं स्वेल कर जाते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि दांतों के ऊपर मसूड़े आए हुए होते हैं, इतने वो फूल जाते हैं, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और अक्सर लोग घर के टोटके कर रहे होते हैं, प्लीज़ उन टोटकों से वो ठीक नहीं होते। हाँ, मैंने अमूमन देखा लौंग रख लो दांत में और ये चीज़ें रख लो, नमक के पानी के गरारे कर लो, ये बड़े कॉमन, सरसों के तेल से आप वो कर लें। हाँ, घर के टोटके बड़े आजमाए जाते हैं। जी देखिए, टोटके जो है टू सम एक्सटेंट वो आपकी चीज़ों को थोड़ा सा सही करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो नहीं। आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे, और ब्लीडिंग गम का इशू जो है ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है इसको, क्योंकि अगर ये आप नहीं ठीक करते इस चीज़ को तो आपके दांत ग्रेजुअली लूज होना शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले गिर जाते हैं। और हमारे पास पेशेंट उसी वक्त आता है जब उसके गिरना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो आके कहते हैं कि आपने डॉक्टर साहब जो स्केलिंग की थी उससे मेरे दांत निकल गए। अब वो दांत इतने इस काबिल ही नहीं होते कि वीक हो जाए, तो प्लीज़ इसको देखें। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई थी,
बल्कि हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाए. हमें डॉक्टर फरहान ईसा का मैं थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने हमें ये पहले तो ये प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू करवाया कि आप आके लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करें. प्लस ये कि मैं अपने क्लिनिक पे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ. जो लोग मेरे क्लिनिक पे नहीं आ रहे, उनको कोई प्रॉब्लम है और ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया जो मेरा क्लिनिक तो ऑनलाइन भी आपसे रुजू कर सकता है. अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पैदा हुए और उनके मुंह में एक दांत होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, इशू बिल्कुल, होता है. हाँ. तो उसको भी फॉरेन पेरेंट्स हैं क्योंकि उसको हमें एक्सट्रैक्ट वो फॉरेन करना होता है क्योंकि बच्चा फीड नहीं ले सकता. तो वो बड़ा प्रॉब्लम एक होता है और पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि हम क्या करें. कभी एक दांत के साथ होता है, कभी दो दांतों के साथ भी बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं. तो उनको परेशानी की कोई बात नहीं है. उस वक्त फौरन बजाय कि आप डॉक्टर के लेकिन इतने छोटे न्यूबॉर्न बेबी को क्या ट्रीट कर सकते वो हैं? उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो निकल जाते हैं. उसकी कोई रूट नहीं होती, वो छोटा सा एक दांत होता है, निकाल दें. अगर नहीं निकालेंगे तो वो हलक में भी जा सकता है. निकल के बच्चे के चोक हो सकता है. वो मदर को जब फीड करा रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है. तो उसको फौरन एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है. ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं विजडम टूथ के हवाले से, क्योंकि अमूमन मैं देख रही हूँ ये बड़ा कॉमनली मसला होता है कि मैं 13 ईयर के बच्चे को भी देख रही हूँ, 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चे को मैं देख रही हूँ कि अकल की दाढ़ निकल रही है मेरी. और ये अकल की दाढ़ हम अमूमन जो है सुनते हैं कि भाई आप 40 क्रॉस कर जाएँ, 30 क्रॉस कर जाएँ तो आपके आना शुरू हो जाती है. लेकिन अब कॉमनली जो है सोसाइटी के अंदर बड़ा रिवॉल्व हो चुका है कि विजडम टूथ आ रही है. क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ या थर्ड मोलर इसको कहते हैं. ये आपके मुंह में 4 होते हैं. 2 ऊपर के अपर जॉ में होते हैं और 2 नीचे की जॉ में होते हैं. उसमें ये है कि अक्ल दाढ़ जो है वो कहते हैं ना 14 तबक आपके रोशन होते हैं जब ये आती है. वजह उसकी ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे ये जो जॉ है, ये जॉ और जो स्पेसेस है हमारी छोटी होनी शुरू की. जॉ छोटा हो गया है तो अक्ल दाढ़ की जगह नहीं होती. जब वो आना शुरू होती है, जब वो एक्टिविटी अपनी स्टार्ट करती है, चूंकि उसकी जगह नहीं होती तो वहाँ उस जगह पे आपको पेन स्टार्ट हो जाता है. आपके जॉ में पेन होता है, आपके कान में दर्द होता है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं कि आपके दांत का मसला तो नहीं है. अक्सर ENT सर्जन के पास चले जाते हैं और ENT फिर इनको डेंटिस्ट के पास भेजते हैं. तो उसमें दिखाना ज़रूरी है. समटाइम्स जो होता है कि थोड़ा सा ऊपर गम आया हुआ होता है जिसको डेंटिस्ट हटा देता है और आपका जो दांत है, जो विजडम टूथ है, वो प्रॉपरली एरप्ट कर जाता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इम्पैक्टेड होता है, ये फंसा हुआ होता है आपके बोन के अंदर और उसको निकालना ज़रूरी है. अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते तो उसका जो आपका जो सेकेंड मोलर है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, वो प्रॉब्लम कर जाता है. और ये जो मोलर्स हैं ये आपके दांत इतने इम्पॉर्टेंट है आपकी ओरल कैविटी में क्योंकि दे आर द ग्राइंडिंग टीथ. ये आपके खाने को, आपकी ग़ज़ा को ग्राइंड करते हैं. अगर ये नहीं होंगे तो आप खाना नहीं खा सकते. सामने के जो दांत हैं वो आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वो आपकी स्माइल को एनहांस करते हैं और वो बाइटिंग के लिए हैं. दे आर नॉट फॉर च्यूइंग, ग्राइंडिंग. तो ग्राइंडिंग के लिए आपके मोलर्स हैं और मोलर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको साफ़ रखना. 6 साल के बाद आपके जो सबसे पहले आपके जो मोलर्स में से फर्स्ट मोलर जो आता है, बच्चे अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं. बाय द टाइम आपके मुंह में पूरे दांत आते हैं परमानेंट तो मोलर, फर्स्ट मोलर आपका गंदा हो चुका होता है, कैविटी लग चुकी होती है. तो इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है. और विजडम के लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है अगर ये इम्पैक्टेड है. और समटाइम्स ये होता है कि ये नहीं भी आता, ये आपके बोन में रहता है और जबड़े में आपके रहता है और ये इरप्ट नहीं होता. तो ये पेन नहीं करता उसमें? अगर ये पेन नहीं कर रहा और अगर ये आपके एक्सरे में आ रहा है और पेन नहीं कर रहा, सिम्टम फ्री है, तो आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर ये पेनफुल हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसकी एक्टिविटी हो रही है, वो सेकंड मोलर को हिट कर रहा है, तो आपने फिर इसको जो है बिल्कुल इसको निकालें. समटाइम्स हम इसको लोकल एनेस्थीसिया अपनी चेयर साइड पे एक्सट्रैक्ट करते हैं या कभी कभी हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में भी एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये तमाम सूरत हाल आपने बताया कि विजडम टूथ को किस तरीके से हमने जो है मैनेज करना होता है. अच्छा, एक
और प्रॉब्लम है वाइटनिंग टीथ का, क्योंकि मैं अमूमन देख रही हूँ कि जितनी भी सोसाइटी के अंदर यंगस्टर यूथ है हमारी, वो बड़ी जो है ना कहते हैं ना अजीब व गरीब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, चाहे वो छालिया की सूरत में हो, चाहे वो गुटके की सूरत में हो, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इन हो गई, जिसकी वजह से टीथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और लोग जो है वो वाइटनिंग टीथ की तरफ जाते हैं कि वो डेंटिस्ट से जाकर जो है वो क्लीनिंग करवा लें अपनी टीथ की। तो इन प्रोसीजर के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने छालिया को तो बैन किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोविंस में, लेकिन बस हमारा प्रोविंस जो है उसमें अब ये बैन नहीं है, बैन है बट ये अवेलेबल है। छालिया और स्मोकिंग और ऐसे आपके जो कलर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जिससे फूड्स हैं, डॉक्टर फौजी आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मैं दूंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, यास्मीन। जी यास्मीन जी, मेरी उम्र ना 50 ईयर्स है, यानी कि 50 साल उम्र है जी। और मेरे पहले जो दांत थे ना बिल्कुल साफ और बराबर थे। अब एक जो राइट दांत होता है ना, फ्रंट के 2 दांतों में से राइट दांत वो आगे को आ रहा है। ठीक है। गेप दोनों तरफ से, यानी कि उसकी गेप भी बढ़ती जा रही है, वो आगे आगे आ रहा है। आया इस एज में होता है या मैं इसके लिए कोई ब्रेसेस वगैरह मैं डॉक्टर फौजिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मुझे थोड़ा गाइड कर दे। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं जी डॉक्टर ये फौजी। बहुत कॉमन इशू है जो ये बात कर रही हैं। ये वही बात है कि जब हम दांतों को साफ़ नहीं करते तो आपके मसूड़े जो है वो ग्रेजुअली पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और दांतों को वो छोड़ देते हैं और दांत जो है वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं। इनके मेरी पूरी इनसे बात नहीं हुई, इनके मसूड़ों से भी खून आता होगा। अच्छा। अक्सर ये होता है और उसके बाद दांत जो है वो आपके उसमें गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। ये फ़ौरन से बेहतर ये जाएं डेंटिस्ट को दिखाएं और इनकी डीप क्यूरोटाज होगा, सफाई होगी दांतों की, और जितना स्पेस आ गया है बस वो रुकेगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ये बहुत बुरा लग रहा है, अगर इनकी स्माइल इफ़ेक्ट हो गई है, तो बिल्कुल उसके लिए बहुत से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जिसमें स्माइल मेकओवर हम करते हैं, और बल्कि हमारे क्लिनिक पे भी ये प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें हम ठीक कर देते हैं। ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रेसेस के अलावा भी हम इनके बहुत सारे ट्रीटमेंट हो कर सकती है। हैं। ठीक है, वाइटनिंग की तरफ आते हैं। जो वाइटनिंग का ये है कि आजकल एक क्रेज़ हो गया है कि हमारे दांत बहुत वाइट होने चाहिए। एज अ डेंटिस्ट मैं आपको कहूँगी, आपके दांत वाइट नहीं, आपके दांत साफ होने चाहिए। साफ होंगे तो आप अच्छे लगेंगे। लेकिन समटाइम्स जैसे मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनकी पब्लिक रिलेशनिंग है, उस तरह की जॉब है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं मेरे दांत बहुत वाइट हो। तो हम बिल्कुल टीथ वाइटनिंग हम करते हैं, हमारी उसमें ब्रांच में भी होती है टीथ वाइटनिंग, और उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। लेज़र वाइटनिंग भी हम करते हैं। आपको एक किट दे देते हैं, आप अपने घर में वो जाके किट यूज़ करके उससे भी आपकी वाइटनिंग होती है। चेयर साइड पे हम कर देते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आप जब स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग और टीथ वाइटनिंग में फ़र्क है। अगर आपके दांतों में सिर्फ स्टेन्स हैं और बाकी आपको अपने दांतों का शेड नहीं चेंज करना, तो उसके लिए आप स्केलिंग कराएंगे। आपके जो शेड वो हैं, आपके दांतों पे जो निशानात हैं, जो धब्बे हैं, उनको हम साफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने टीथ वाइटनिंग करानी है तो दैट इज़ सेपरेट प्रोसीजर। उसमें आपके हम 1 शेड आपने कम करना है, आपने 2 शेड कम करने हैं, वो हम करते हैं। और उसके बाद ये 2 अलग प्रोसीजर हैं जो अमूमन लोग जो है कॉमनली सोच रहे होते हैं कि टीथ वाइटनिंग का मतलब ये है कि हम अपने दांतों को वाइट कराने चाह रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसमें आपकी दांतों की सफाई भी हो रही होती है। ये 2 डिफरेंट प्रोसीजर हैं। टीथ वाइटनिंग इज सेपरेट, वो सिर्फ हम दांतों का शेड चेंज करते हैं, और स्केलिंग है दांतों की सफाई। अगर आप पान, छालिया, गुटखा खाते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें आपकी दांतों की सफाई होगी। ठीक है। और सफाई बहुत ज़रूरी है। वंस इन अ ईयर लाजमी तौर पे सफाई करानी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में एक बार करवाते हैं। कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से करवाना? साल में एक बार आपकी स्केलिंग मस्ट है। अगर आप स्केलिंग कराते हैं और प्रॉपर डेंटिस्ट से करा रहे हैं, क्वैक के पास नहीं जा रहे, तो उसमें यह है कि आपके दांत हेल्दी रहेंगे।
ٹھیک ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ اسکیلنگ سال میں ایک دفعہ ضرور کرانی چاہیے، اس سے آپ کے تیت جو ہے وہ ہیلدی رہتے ہیں، اور جس طریقے سے پروگرام کے اندر ناظرین ہم نے تمام ایشوز کو ڈسکس کیا، تیت کے اوپر جتنے بھی وہ ایشوز ہیں وہ تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، ساتھ ہی ساتھ روٹ کنال کے حوالے سے بات کی، کب آپ کو روٹ کنال کرانا چاہیے، کب آپ کا وزڈم ٹوتھ آتا ہے، کب اورل کیویٹی کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، تمام چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ جتنی بھی پریشانیاں آپ لوگ فیس کر رہے ہیں ان تمام پریشانیوں سے آپ کو اس کا حل مل سکے اس پروگرام کے تھرو آؤٹ، اور جتنے بھی لوگوں نے ہم سے سوالات کیے ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کے اندر ہم انہیں سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو اس کا جواب دے سکیں، اور جتنے لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے وہ آن لائن تھرو آؤٹ ڈاکٹر فوزیہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آن لائن آپ کو بتا دیں گی کیا کیا ایشوز ہے، وہ بھی تمام چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید بہت شکریہ پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔